अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। उसका टॉपिक है नॉन मेटल्स। हमने पीछे मेटल्स के बारे में डिस्कशन की थी, आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। आगे चलने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉन मेटल आप लोग पहले भी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो मैं आज आप लोग को फिर डिटेल से पढ़ाऊँगी नॉन मेटल होते क्या हैं। हमने पहले मेटल्स की बात की थी, ये मेटल्स के ऑपोजिट होते हैं। हमने पहले बात की है मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। पहला पॉइंट हमारा नॉन मेटल्स के बारे में क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। सेकंड चीज़ है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये एनाइन फॉर्म करते हैं, एनाइन फॉर्मेशन। और यहाँ पर फोर्थ बात है कि ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं ability of an atom to attract a shared pair of electron, attract a shared pair of electron। इसको हम, इस ability को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब कि जाहिर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उनके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकें। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन होने की सूरत में जब क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस एटम के ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आएगा? हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज हम उसको कहते हैं एनाइन। तो क्या चीज़ बन जाती है? एनाइन फॉर्मेशन। वो एटम, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। वो क्या बन जाता है? एनाइन बन जाता है। ये यहाँ पर सेकंड और थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सूरत में नॉन मेटल्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? एनाइन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एनाइन फॉर्मेशन। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ की, वो है एसिडिक ऑक्साइड्स। अब ये एसिडिक ऑक्साइड्स की क्या बात है? नाम से इंडिकेट है ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन इसमें आ रहा है। ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन अगर किसी भी और दूसरे एटम के साथ मिला होगा वो हम क्या कहेंगे? वो ऑक्साइड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? ऑक्साइड है। जब एटम्स, नॉन मेटल्स के एटम्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है। मैं फिर बात आप लोगों को बोल रही हूँ कि नॉन मेटल्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है? एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बना देते हैं? ऑक्साइड्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया कार्बन है, उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक ऑक्साइड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल SO2, ये भी क्या है? एक ऑक्साइड है। ऑक्सीजन मतलब कि किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और उससे बॉन्ड बना लेगा, वो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल SO3, ये भी क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये ऑक्साइड है। ठीक है। अब इनको एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहा गया है? ये कहा गया कि नॉन मेटल्स क्या हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल्स जब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑक्साइड्स बना देते हैं। मैंने ऑक्साइड्स की आप लोगों को एग्जांपल दिखा दी हैं। इनको कहा जाता है कि ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। अब इनको एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों कहा गया? जब ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जब ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O और इसी तरह से CO2, जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं? H2CO3। दिस इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से अगर SO2 देख लो, H2 या फिर H2O SO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है H2SO4। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि
और ये ऑक्साइड्स जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड्स बना देते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ये क्या है, नॉन मेटल्स मेटालिक ऑक्साइड्स ये नॉन मेटल्स क्या बना देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, क्योंकि उनके ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब मैंने आप लोगों को 4 बातें बता दी हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन, फिर उसके बाद एनायन फॉर्मेशन, और 4th है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम वैलेंसी की। अब ये नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स कहते हैं कि अमाउंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या एक्सेप्टेड बाय देम। नॉन मेटल्स की वैलेंसी हम कैसे पता चलेगा कि नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या है, नॉन मेटल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो उतनी क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल है क्लोरीन की एग्जांपल में दे दूँ, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये करता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, -1 का, तो इसकी वैलेंसी क्या है, वो है 1। यानी कि वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ गेन्ड बाय देम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द नॉन मेटल्स, वो कहते हैं कि उनकी वैलेंसी है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने जो है आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 और इलेक्ट्रॉन्स लाने होते हैं। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, -2 का, उसकी वैलेंसी क्या है, वो है 2। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे, चाहे वो 5 हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 2 हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे उनकी वैलेंसी उतनी होगी। अब नेक्स्ट चीज़ है नॉन मेटालिक करैक्टर। अब नॉन मेटालिक करैक्टर क्या चीज़ है, सर ये नॉन मेटालिक करैक्टर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 2 टर्म्स पे डिपेंड करता है। पहली टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सेकंड टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने भी आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आउटर मोस्ट शेल। अब ये सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात करेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ये होगी कोवलेंट बॉन्ड में। जब भी नॉन मेटल ने कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोसेस होगा। ठीक है, ये कभी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोसेस नहीं शो करेगा। फॉर एग्जांपल है जैसे HCl। अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्यों कह रही हूँ कि वो कोवलेंट बॉन्ड के केस में ही होगी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए होते। आयनिक बॉन्ड में क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर जब होंगे तभी कोई भी एटम जो है वो पूरा का पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। अब इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, क्लोरीन ये इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रोसेस होगा। आयनिक बॉन्ड के केस में नहीं होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड की, तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं इन अ पीरियड, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। मैं ये लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं। लेफ़्ट से राइट जब जाएंगे तो क्या है, हमारे पास साइज़ जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि एटम का जो साइज़ है वो क्या होता जा रहा है, रिड्यूस डाउन होता जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, इजीली दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो क्या होता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज़ होता जाता है तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ सकते हैं, हम उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि लेफ़्ट से राइट यह आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या है, इंक्रीज़ होती है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं हमें अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन आउटर मोस्ट शेल। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं शेल का साइज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। जब शेल का साइज़ कम होगा तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, और टाइटली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड कर सकता है, खींच सकता है। तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, उसको खींच के अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऐड कर सकता है, और उसके केस में क्या होगी, एनर्जी उसकी रिलीज़ होगी। यानी कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसको ए लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब जब लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ज़ाहिर है नॉन मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों किसकी टर्म्स हैं, नॉन मेटल्स की टर्म्स हैं। तो जितनी ये दोनों ज़्यादा होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो नॉन मेटालिक करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं, जब हम बात करते हैं ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसमें साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से दूर चला गया। जब जितना आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम इजीली खींच नहीं सकते। जब इलेक्ट्रॉन शेप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो वो नॉन मेटल नहीं होगा। तो नॉन मेटल टॉप से बॉटम क्या होता है, नॉन मेटालिक करैक्टर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीज़ होता है। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं हैलोजेंस की। हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं, 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हैं, हैलोजेंस हैं। अब जब हम टॉप से बॉटम में आएंगे, नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। नॉन मेटालिक क्या होगा, करैक्टर डिक्रीज़ होना शुरू होगा। यानी कि लास्ट पे क्या चीज़ मौजूद है, आयोडीन मौजूद है। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर कम किसका है, वो है आयोडीन का। और नॉन मेटालिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, वो है फ्लोरीन का, क्योंकि ये टॉप पे मौजूद है। या आप लोग MCQs आ सकता है कि फ्लोरीन विच वन ऑफ द हैलोजन इज़ द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट नॉन मेटालिक करैक्टर, ठीक है, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट क्योंकि वो टॉप पे मौजूद है। लेकिन जिस तरह हम टॉप से नीचे जाते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर कम होता जाता है। सबसे ऊपर ये मौजूद है तो इसका सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर है। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था नॉन मेटल्स का। अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।